इस बार के चुनाव में महाराष्ट्र के चुनाव की चर्चा बहुत ज्यादा हो रही है। नॉर्मली आपने देखा है जब भी देश में चुनाव होते हैं तो या तो हम आम चुनाव की बात करते हैं या बात करते हैं उत्तर प्रदेश और बिहार के चुनावों की। लेकिन जिस तरीके से वर्तमान राजनीति में महाराष्ट्र का चुनाव चल रहा है, यह अपने आप में एक अलग तरह की राजनीति होती हमें यहाँ दिखाई दे रही है। कारण है 2019 से 2024 तक जो भी महाराष्ट्र में हुआ, उसका प्रभाव आपको वर्तमान समय में देखने को मिलेगा। 2019 से 2024 तक में महाराष्ट्र ने एक बात तो बता दी कि यहाँ पर जितनी भी पार्टियां हैं उनमें विचारधारा की कमी है और यह पार्टियां सत्ता को अपने पास रखने के लिए कुछ भी कर सकती हैं। वर्तमान समय में आप देख रहे हैं कि महाराष्ट्र की राजनीति में कौन किसके तरफ जाएगा यह कह पाना आसान नहीं है। ऐसे में ही वर्तमान समय में कौन बनेगा महायुति की तरफ से सीएम, इसको लेकर जब सवाल पूछा गया अमित शाह से, तो अमित शाह ने एक बात कही कि हम डिसाइड करेंगे कि चुनाव के बाद कौन बनेगा मुख्यमंत्री। अभी फिलहाल एकनाथ शिंदे ही हमारे सीएम हैं। तो इसका मतलब यह है कि अगर चुनाव के बाद नतीजे कुछ ऐसे आते हैं जहां पर बीजेपी के पास ठीक ठाक सीट रहती है, तो क्या वह अपना सीएम प्रोजेक्ट करेगी? इसको लेकर फिलहाल अमित शाह ने कुछ नहीं कहा। इसके अतिरिक्त इस गठबंधन में योगी आदित्यनाथ के उस कथन बटेंगे तो कटेंगे को लेकर भी आपसी रार दिखाई दे रही है। अजीत पवार खुलकर इस नारे के विरोध में आ चुके हैं। ऐसे में चर्चा करना आवश्यक है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुधांशु और आप देख रहे हैं द स्वदेश। दोस्तों, महाराष्ट्र की राजनीति को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यह राजनीति इस समय तीन तरह के मुद्दे पर चलती दिखाई दे रही है। पहला मुद्दा जो यहां पर उभरा हुआ है वह है जातिगत राजनीति, क्योंकि अभी तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार ने जातिगत जनगणना की शुरुआत कर दी है और राहुल गांधी डंके की चोट पर कह रहे हैं कि हम अगर महाराष्ट्र में सरकार बनाएंगे तो यहां पर भी जातिगत जनगणना कराएंगे। तो पहली राजनीति चल रही है जाति के ऊपर। यहां पर ओबीसी वोट बैंक और दलित वोट बैंक को लेकर दोनों गठबंधनों के बीच में झगड़े दिखाई दे रहे हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ पर जो दूसरा मुद्दा है वह दिखाई दे रहा है कि आखिर गठबंधन में कौन किसके साथ रहेगा। 19 से 24 के बीच में एक बात तो समझ में आ गई कि महाराष्ट्र की राजनीति में विचारधारा किसी की नहीं है, कोई किसी की तरफ जा सकता है। ऐसे में यह भी एक प्रमुख मुद्दा है। और तीसरा मुद्दा यहाँ पर बन के उभर रहा है फ्रीबीज। जी हाँ, जो मुफ्त की राजनीति यहाँ पर की जा रही है। चलिए सिलसिलेवार इस चर्चा को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। पहले बात कर लेते हैं हम लोग कि महाराष्ट्र में आखिरकार जातिगत जनगणना का मुद्दा कितना प्रमुख है। आप अगर नोटिस करेंगे तो महाराष्ट्र की राजनीति में मराठा और उनको दिया जाने वाला आरक्षण, इसको लेकर बहुत रार मची है, बहुत सारे आंदोलन हुए हैं और इसके तहत आप देख रहे होंगे कि वहां की राजनीति में इस समय मराठा आंदोलन एक प्रमुख मुद्दा बनकर उभरा हुआ है। और साथ ही साथ आपने एक बात यहां पर नोटिस की होगी कि एकनाथ शिंदे जो कि मराठा कम्युनिटी से आते हैं, उनको सीएम के तौर पर महायुति ने अपने सामने रखा था और 2.5 साल जो सरकार चली उसमें महायुति की तरफ से एकनाथ शिंदे ही सीएम रहे। ऐसे में जब आज बीजेपी अपना संकल्प पत्र जारी कर रही थी तो उसमें अमित शाह से पूछा गया कि आखिरकार आपने अभी तक मुख्यमंत्री पद का चेहरा क्यों यहां पर घोषित नहीं किया। तब अमित शाह ने एक बात कही कि फिलहाल हमारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं, चुनाव के नतीजों के बाद हम देखेंगे कि आखिर मुख्यमंत्री कौन बनेगा। तो यह बात साफ दर्शा रही है कि चुनाव तक तो एकनाथ शिंदे ही सीएम पद का चेहरा रहेंगे, लेकिन चुनाव के नतीजों के बाद कौन बनेगा सीएम, इसको लेकर अभी एक मत या एक राय नहीं बनी हुई है। देखिए, मराठाओं को लेकर कि वह किसकी तरफ जाएंगे, अभी बीजेपी के पास इतनी इच्छा शक्ति नहीं आ पाई है कि वह एकनाथ शिंदे को आने वाले चुनाव में सीएम पद के लिए पहले से उनका नाम यहां पर हटा दें, क्योंकि अगर उनको हटाया गया तो मराठा वोट जो कि बीजेपी को वैसे भी कम मिलता है वह उनके पास नहीं रह जाएगा। इसलिए एकनाथ शिंदे फिलहाल तो मुख्यमंत्री हैं, लेकिन एक बात साफ समझ में आ रही है कि महायुति में बीजेपी अपने आप को एक बड़ी पार्टी के रूप में रिप्रेजेंट कर रही है और साथ ही वह कोशिश करेगी कि जैसे 2014 से 2019 तक बीजेपी का ही मुख्यमंत्री यहां पर रहा है, 2024 से 2029 तक बीजेपी का ही मुख्यमंत्री यहां पर रहे। इसलिए सीएम पद के चेहरे को लेकर एक आपसी वैमनस्य महायुति में आप देख सकते हैं। यहां पर इनके बीच में एक राय बनती दिखाई नहीं दे रही है। इसी बीच में जातिगत जनगणना का मुद्दा भी इस चुनाव में प्रमुखता से उभरते हुए दिखाई दे रहा है।
राहुल गांधी जब सभाएं करने जा रहे हैं महाराष्ट्र में, तो उन्होंने एक बात कही कि हमने तेलंगाना में शुरुआत कर दी है जातिगत जनगणना की, और हम महाराष्ट्र में सरकार बनाएंगे तो यहां पर भी जातिगत जनगणना कराएंगे, और कोई भी सरकार हमें यह जनगणना कराने से रोक नहीं सकती है। तो सीधी बात है कि राहुल गांधी का पूरा चुनाव वर्तमान समय में जातिगत आधारित राजनीति पर ही चल रहा है, और जातिगत जनगणना को लेकर वो बहुत मुखर यहां दिखाई दे रहे हैं। आपको पता होगा कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव था, वहां पर बीजेपी के लिए जातिगत मुद्दा एक ऐसा मुद्दा बन के उभरा कि इनके हाथ से इनके वोट बैंक चले गए। इस मुद्दे की काट के रूप में बटेंगे तो कटेंगे का नारा दिया योगी आदित्यनाथ ने, जिसको आगे बढ़ाया नरेंद्र मोदी ने। उन्होंने कहा एक साथ रहेंगे तो सेफ रहेंगे। इसी मुद्दे को आगे लेकर चले आरएसएस के चीफ मोहन भागवत। लेकिन यह नारा महाराष्ट्र की राजनीति में महायुति के अंदर उथल पुथल पैदा कर चुका है। कारण है कि अजीत पवार वर्तमान समय में इस राजनीति के तहत अपने आप को असहज महसूस कर रहे हैं। सीधी बात है, एनसीपी की राजनीति में मुस्लिम वोट बैंक एक प्रमुख मुद्दा रहा है। ऐसे में बटेंगे तो कटेंगे का नारा अजीत पवार को असहज कर ही देगा। अजीत पवार ने एक बात कही कि बटेंगे तो कटेंगे का नारा यूपी और झारखंड के चुनावों में चल सकता है, पर महाराष्ट्र में यह चुनाव का मुद्दा नहीं बन सकता। यहां पर हम बात करेंगे एक साथ रहने की, एकता की, लेकिन यहां पर योगी आदित्यनाथ का बटेंगे तो कटेंगे नहीं चलेगा। तो सीधी बात है कि बटेंगे तो कटेंगे का नारा फिलहाल समय में एकनाथ शिंदे की जो शिवसेना है और बीजेपी, इनके बीच में तो सहज स्थिति पैदा कर रहा है, लेकिन अजीत पवार और उनके साथियों के बीच में यह मुद्दा बहुत असहजता की स्थिति उत्पन्न कर दिया है, और अजीत पवार को दिखाई भी दे रहा है कि इसका नुकसान उन्हें हो सकता है। वैसे भी शरद पवार से वह पीछे ही चल रहे हैं। अगर हम शिवसेना में देखें तो यहां पर तो एकनाथ शिंदे ने यह साबित कर दिया कि वर्तमान समय में उद्धव ठाकरे से ज्यादा लोगों के बीच में एकनाथ शिंदे की शिवसेना प्रमुख पार्टी मानी जा रही है, और उन्होंने उद्धव ठाकरे से बाला साहब ठाकरे की लीगेसी छीन ली है। लेकिन एनसीपी में अभी भी अजीत पवार अपने आप को स्टैब्लिश नहीं कर पाए हैं। ऐसे में यह नारा उनके लिए दिक्कत पैदा करता दिखाई दे रहा है, और इस वजह से वह इस नारे का विरोध करते दिखाई दे रहे हैं। इसके अतिरिक्त अभी फ्रीबीज जिस तरीके से कांग्रेस और उनके गठबंधन ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया और वहां पे फ्रीबीज बांटे, वही चीज यहां पर भी दिखाई दे रही है। बीजेपी ने भी अपने संकल्प पत्र में यह कह दिया है कि हम भी किसानों की ऋण माफी करेंगे, 2100 रुपए हर महिलाओं को देंगे, और इसके अलावा हम बेरोजगारी भत्ता देंगे। अब आप सीधी बात समझिए कि इतने फ्रीबीज बांटे जा रहे हैं, इसका दबाव जनता के ऊपर ही पड़ेगा। इनडायरेक्टली फॉर्म में जनता से ही पैसा लिया जाएगा और जनता को ही दबाया जाएगा। फिर महंगाई महंगाई चिल्लाएगी जनता, और यहां पर फ्रीबीज बांटेगी सरकारें। यही चीज झारखंड में भी आपको देखने को मिल रही है। तो महाराष्ट्र की राजनीति में वर्तमान समय में सीएम पद का चेहरा एक प्रमुख मुद्दा है महायुति के लिए, और इसके अतिरिक्त उनके बीच में नारों को भी लेकर दिक्कतें हमें दिखाई दे रही हैं। और आने वाले समय में अजीत पवार क्या कहेंगे, इसके विषय में कह पाना आसान नहीं है। नवाब मलिक का मुद्दा भी बीजेपी और अजीत पवार के बीच में समस्याएं पैदा कर रहा है। बाकी समय आएगा, चर्चाएं होती रहेंगी दोस्तों। राजनीतिक मुद्दों पे हम लोग बात करते रहते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।